जो ग्राउंड मैंने बताया है कि पति को सक्षम बता दिया है, तो पति को जो सक्षम बताया है ना, भरण पोषण देने के लिए पति सक्षम है। ये जो पति को सक्षम बताया है और को जो एक्शन बताया है कि दहेज में 5 लाख 10 लाख रुपए मांग रहे थे, तो ये पूरी तरीके से एक डाउट क्रिएट कर देता है। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि पत्नी को जो भरण पोषण है क्यों नहीं देना चाहिए। आखिर में पत्नी अपने दावे में क्या क्या चीजें ऐसी लिख देती है जिससे कि उसका पूरा का पूरा दावा जो है वो संदिग्ध हो जाता है। तो ये वीडियो हमारा अंत तक जरूर पूरा देखें, और खास तौर से जो पति हैं इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक शेयर करें ताकि कि ये जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि मैंने अपने चैनल पर कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें कि मैंने बताया है कि पतियों का भरण पोषण से कैसे निजात दिलाई जा सके। उसके लिए मैंने सीआरपीसी 125(3) के तहत में अपनी आपत्ति कैसे दर्ज करनी है, 340 की प्रोसीडिंग कैसे करनी है, अपना बचाव कैसे करना है, कोर्ट का जो सम्मन आया है, वारंट आया है, इसको कैसे देखना है, फाइल को कैसे देखना है, ऑर्डर शीट पे हमें कैसे कार्रवाई करनी है, इसके संबंध में ऑलरेडी हमने बहुत सारे सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि पत्नी ने अपने भरण पोषण के दावे में पति को सक्षम बता दिया है। इतना सक्षम बता दिया है कि वो लाखों रुपए कमाता है, हजारों रुपए कमाता है, और अपने आप को वो स्वयं असक्षम बता रही है कि वो भरण पोषण करने में असमर्थ है, पढ़ी लिखी नहीं है। या जो पढ़ी लिखी हैं वो ये कहती हैं कि हमें पति से भरण पोषण चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पति अपना बचाव किस तरीके से कर सकता है, उसके संबंध में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं और अपने जहन में ला सकते हैं, और अपने मुकदमे में आप सफलता पा सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है वो हमेशा ही गलत तरीके से दाखिल किया जाता है। तथ्यों को छुपाकर एफिडेविट दाखिल किया जाता है, और उसमें पत्नी जो है वो अपनी अंडरटेकिंग देती है। जब ये एफिडेविट फाइल पत्नियों की तरफ से होता है तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि 4 हफ्ते के अंदर पतियों का भी एफिडेविट ले। अगर पति 4 हफ्ते के अंदर अगर एफिडेविट नहीं देता है तो उसको 2 मौके और दिए जाते हैं एफिडेविट दाखिल करने के। उसके बाद में उसका जो डिफेंस होता है, जो पति का जो डिफेंस होता है, उस डिफेंस को रोक दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भी भरण पोषण का कोई भी प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाता है तो उसमें एक कॉज दिया जाता है कि मुझे दहेज के लिए मारा पीटा, परेशान किया, घर से बाहर निकाल दिया, मुझसे 5 लाख रुपए की दहेज मांग कर रहे थे, 10 लाख रुपए की दहेज मांग कर रहे थे, कार की मांग कर रहे थे। इस तरीके के तथ्य लगाते हुए, कॉज ऑफ एक्शन दिखाते हुए वो पत्नी अपने मायके जाके बैठ जाती है और आपके खिलाफ में एक दावा पेश कर देती है कि साहब मेरा पति है, मेरे इसको मुझसे भरण पोषण दिलाया है। लेकिन साथ साथ वो पति को सक्षम दिखाने के लिए पति की जो आय है बढ़ा चढ़ाकर बता देती है। 50,000 रुपए प्रति माह हमारा पति कमाता है, 1 लाख रुपए हमारा पति कमाता है, हमारे पति के पास मकान है, हमारे पति के पास ये है, हमारे मतलब पूरी तरीके से। और अपने दावे में एक बात लिखती है कि हमारा पति जो है भरण पोषण राशि देने में सक्षम है। तो जब सीधी सी बात है, जब आपका पति जब भरण पोषण राशि देने में सक्षम है और आपने अपने पति को इतना बड़ा लखपति बता दिया है कि इतनी तनख्वाह मिलती है, इतनी उसके पास प्रॉपर्टी, इतना, फिर वो आपसे दहेज में 5-10 लाख रुपए या गाड़ी वगैरह क्यों मांग करेगा? वो तो स्वयं भी तो खरीद सकता है। तो यहाँ पे इस स्थिति में क्या होता है कि जब वो पति को समर्थ बता देती है और अपने आप को असमर्थ बताती है, तो ये एक डाउट आ जाता है दावे के अंदर। ये तथ्य उसी के दावे में लिखे होते हैं कि साहब पति जो हमारा वो भरण पोषण करने में समर्थ है, इतनी इतनी उसकी आय है, इतना इतना ये है, फलाना है, ठिकाना है
है ना, मुझे इससे इतना भरण पोषण राशि दिलाया जाए। जब पति आपकी नजर में जब इतना समर्थ है और आप दावे में लिख के कह रही हैं इस बात को, तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि 5-6 लाख या 10 लाख रुपए दहेज मांग रहा था, फिर तो वो पति भी खरीद सकते। तो इसलिए इसका जो कॉज जो है ना वो पूरी तरीके से डाउटफुल हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या, भरण पोषण राशि के लिए आदेश पारित कर दिया जाता है न्यायालय द्वारा, और आदेश में स्पष्ट तरीके से लिखा जाता है कि जो दावे में जो पति को सामर्थ्य बताया गया है उसके संबंध में कोई भी प्रमाणित साक्ष्य पत्रावली पर पत्नी द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। तो इस तरीके से क्या है कि इस आदेश के मुताबिक, उस दावे के मुताबिक जो पत्नी का जो दावा है वो पूरी तरीके से झूठा साबित हो जाता है। तो आप इसके खिलाफ में आप कार्रवाई कर सकते हैं, 340 सीआरपीसी के तहत में आप मूव कर सकते हैं। आप इसके खिलाफ में आप क्रिमिनल केस भी चला सकते हैं कि इसने साथ फेक एफिडेविट दिया है, प्रूफ नहीं कर पाई है, इस चीज को पुख्ता कर दिया है न्यायालय के आदेश ने, और आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पति की आय के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य जो है ना वो प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे आप अपना बचाव कर सकते हो। ये जो ग्राउंड मैंने बताया है कि पति को सक्षम बताया गया, तो पति को जो सक्षम बताया है ना, भरण पोषण देने के लिए पति सक्षम है। ये जो पति को सक्षम बताया है और कॉज ऑफ एक्शन बताया है कि दहेज में 5 लाख 10 लाख रुपए मांग रहे थे, तो ये पूरी तरीके से एक डाउट क्रिएट कर देता है, एक दावे को एक डाउटफुल बना देता है। और डाउट का फायदा हमेशा अक्यूज को, बेनिफिट्स ऑफ डाउट का जो फायदा है ना वो हमेशा अक्यूज को जाता है, यानी कि ये जो फायदा जो मिलने वाला है वो पति को मिलेगा। इस चीज को आप बोल सकते हैं अदालत में कि साहब ये यहाँ पे डाउटफुल है और इसके आधार पर बेनिफिट्स ऑफ डाउट जो है ना वो हमेशा अक्यूज को जाता है और अक्यूज को मिलना चाहिए, इसलिए इसको भरण पोषण नहीं। दूसरा पॉइंट ये है, जब इस तरीके के तथ्य जब पति को सामर्थ्य बता देती है और दहेज की मांग इस तरीके से बता देती है तो संदेह हो जाता है, और ये एक डिजर्शन का एक कारण बनता है कि साहब ये इतना इतना सामर्थ्य बता रही है जिसके दस्तावेज इसने प्रस्तुत नहीं किए हैं, दहेज की मांग बता रही है, मनगढ़ंत कहानी बनाकर ये अदालत में पेश कर रही है ताकि कि ये दूर रह के मायके रह के ये हमसे भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सके और न्यायालय को गुमराह कर सके। इस तरीके की चीजों को जब आप अदालत के सामने रखेंगे तो अदालत उन चीजों पे गौर करेगा, अदालत का माथा ठनकेगा। जब आप अपनी बात कहना नहीं चाहते तो फिर अदालत उसी दावे को सच मानते हुए एक्सपर्टी आदेश प्रोसीड कर देती है। और यही तथ्य जो है ना वो 25/7 शपथ पत्र में होते हैं, जो अपना ओरल साक्ष्य जो मौखिक साक्ष्य जो कराती है अपने PW1 के जो बयान कराती है उसके समर्थन में जो 25/7 शपथ पत्र देती है ना उसमें भी यही चीज होती है। तो इस पूरा का पूरा जो दावा है उसका पूरा का पूरा डाउटफुल हो जाता है और एक डिजर्शन का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि आप यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए, भाई आपको किसने रोका है, यूट्यूब हमें रेमेडी दे रहा है तो हम इसको यूज कर पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत से लोग अपना लीगल पे यूट्यूब चला रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एडवोकेट भी नहीं है और वो इधर उधर की बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करने की बातें करते हैं। उनके लाखों में व्यूअर हैं और लाखों में सब्सक्राइबर हैं, कभी उनको भी बोल दिया करो। और रेमेडी सबको मिली हुई है, सब अपना अपना यूज कर रहे हैं, आप भी व्यापार करो, क्या फर्क पड़ता है। तो हमें इन सब चीजों से कोई बुराई नहीं है, हम अपना काम करते आ रहे हैं और हम करते रहे हैं। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है। इसके लिए मैं 500 रुपये मैंने 15 मिनट के लिए मैंने कॉलिंग रखी हुई है। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं या केस स्टडी कराना चाहते हैं तो हमने उसके लिए 2000 रुपये रखा हुआ है। स्पष्ट है, व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सब व्यापार कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। अगर हम आपको समय दे रहे हैं, ज्ञान फ्री में दे सकते हैं, समय फ्री में नहीं दे सकते, इसलिए पैसा तो लगेगा आपकी जेब से। और पीड़ित की बात है, पीड़ित सारे लोग हैं, कोई एक पर्टिकुलर आदमी पीड़ित नहीं है। कोई घर परिवार से पीड़ित है, कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई मुकदमों से पीड़ित है, सारे लोग पीड़ित हैं, हम भी पीड़ित हैं, हम भी आपसे पीड़ित हैं। तो इस चीज का गौर करें और अपने मुकदमे पे जितना ये कमेंटबाजी, ये नेगेटिव चीजें जो हमारे लिए डालते हैं, इससे बढ़िया ये है कि अपने मुकदमों पे अगर कमांड कर लें। कोई आपका गुलाम नहीं है जो कोई आपके लिए फ्री बैठा हुआ है,
जो आप लोग ये सोचते हैं ना कि फ्री 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 इधर उधर मिल जाए, क्योंकि मैं वही चीजें बताता हूँ जो लीगल चीजें हैं, कानूनी दायरे में चीजें हैं। ठीक है। पर ऐसे लोग जो है, जो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, आते हैं, टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, आके ज्ञान लेके आते हैं, उनके लिए मैंने बहुत अच्छा नाम रखा हुआ है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है। ठीक है। और मेहनत करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, जाहिर सी बात है। और आज बनारस से हमारे एक भाई आ रहे हैं। कल एक नोएडा से आए थे हमारे पास, उनको हमने पूरा समय दिया। और लोग आते रहते हैं, जो सम्मानजनक लोग हैं वो आते रहते हैं, वो कदर करते हैं, मेहनत मेहनत की हमें मेहनताना देते हैं। और हम भी उनको पूरा समय देते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को बचाया जाए। लेकिन जिन लोगों को केवल ज्ञान लेना है और केस से उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे लोगों से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, और जरूरत पड़ती है तो उनको ब्लॉक भी कर देता हूँ। मैं भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहता। तो मेंटेनेंस का जो केस है, उसमें आप अच्छी तरीके से बचाव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप अगर समझेंगे तो आपकी पत्नी आपसे कभी भरण पोषण नहीं ले पाएगी। सीआरपीसी 125(3) जो है, इसमें हर कंडीशन को दिखाया गया है, कैसे वसूली होनी है। अगर पति सक्षम है, पति के पास इनकम है, जानबूझकर पति अगर पत्नी को नहीं रख रहा है और जानबूझकर वो भरण पोषण राशि अदा नहीं कर रहा है, तो उसको 1 माह की जेल हो सकती है। जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ 11 महीने का साल में लिया जा सकता है। अगर 125(3) में अगर आपकी रिकवरी अगर 5-6 साल की लगातार अगर डाल दी गई है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। 1 साल में एक ही रिकवरी पड़ेगी और हर साल एक नया दावा पेश करना पड़ेगा 125(3) के तहत भरण पोषण राशि लेने के लिए। ये एरियर के रूप में इकट्ठा अमाउंट नहीं लिया जा सकता। ये कोई लोन की वसूली नहीं है, ये किसी मकान की वसूली नहीं है, ये कोई उधारी नहीं है जो इकट्ठी 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 2-2 4-4 5-5 साल की चुकाई जाएगी। ये भरण पोषण राशि है। ये सिर्फ इसलिए दी जाती है कि सामने वाली जो पार्टी, जो पत्नी है, उसको भरण पोषण के लिए, यानी खाने पीने, कपड़े, रहन सहन के लिए, उसका जीवन स्तर जीने के लिए उसको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसलिए दी जाती है। ये कोई वसूली नहीं है, कि ये लोन वसूली नहीं है कि 10-10 साल का, 5-5 साल का, 4-4 साल का इकट्ठा पैसा इसको चुकाया जाए। तो सिर्फ 11 महीने का ही मेंटेनेंस लिया जा सकता है। अगर उससे ऊपर अगर आपको लेना है तो नया दावा आपको 125(3) के तहत में आपको पेश करना पड़ेगा। बाकी का अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग कमेंट करके नीचे हमें बता सकते हैं, और वो संपर्क करना चाहें तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।